नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपकी ट्यूटर कविता आपके लिए लेके आई हूँ एसएससी का नया नोटिफिकेशन जो 17/9/2022 को रिलीज हुआ है। और इसके लिए जो फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे, इसकी लास्ट डेट 8 अक्टूबर है। तो इस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस नोटिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हैं सीजीएल की, और किस पोस्ट पर क्या क्या सैलरी होने वाली है, किस पोस्ट के ऊपर आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कहाँ एसएससी ने रिलैक्सेशन दिया है, वो सब चीजें आज हम इसमें करने वाले हैं। मैंने बहुत कोशिश की जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। और इसके लिए आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि थोड़ा सा जूम करना चाहती हूँ इसको कि मैं आपको ये बता सकूं। देखिए, जो ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है जिसे हम सीजीएल कहते हैं, ये 17/9/2022 को निकली है और 8 अक्टूबर 2022 को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे। लास्ट डेट टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 8 अक्टूबर है। और इसके अलावा लास्ट डेट टाइम जनरेट ऑफलाइन चालान जो है वो भी 8 अक्टूबर है 12 बजे तक। और लास्ट डेट ऑफ टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट भी 9 अक्टूबर को है 12 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू द चालान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, आप कभी भी चालान तभी दे सकते हैं जब बैंक खुला हुआ होगा, और ये 10 अक्टूबर तक आप दे सकते हैं। विंडो और एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ये सब कुछ जो है वो आपका 12 अक्टूबर से शुरू होगा और 13 अक्टूबर तक 12 बजे तक चल सकता है। टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने दिया है, टीयर 1 जो होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एसएससी का होना है टीयर 1, वो दिसंबर 2022 में हो सकता है। यानी आप समझ लीजिए आपके पास टाइम जो है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने आपके पास कुल बचे हैं। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द टीयर 2 जो है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये अभी आपको नोटिफिकेशन बाद में एसएससी के द्वारा दे दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे कि कौन कौन सी पोस्ट इसके लिए आई हैं। सबसे पहले मैं आपको दे रही हूँ जो पोस्ट इसके लिए आई है, जो आपका 47,600 के अराउंड जिसका ग्रॉस पे निकलती है, वो है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट में जो है ये आपकी रिक्तियां होंगी। और ग्रुप बी की पोस्ट है, गस्टेड पोस्ट है ये एक, जिसमें लगभग आपकी आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं एज लिमिट भी साथ साथ आपको बता रही हूँ। देखिए, पे लेवल भी है और ये भी है। मुझे लगता है आपको दोनों चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही है। ऐसे ही एओ की एक और पोस्ट है, एओ यानी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। आपको ये भी बता दूं, एसएससी सीजीएल में सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है एओ की पोस्ट। ठीक है, इसमें इंडियन ऑडिट अकाउंट आपका सीएनएजी डिपार्टमेंट में है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, गस्टेड पोस्ट है, और इसमें भी आपकी जो एज है वो 30 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगला जो है पे लेवल, वो 7 पे लेवल कमीशन के हिसाब से 44,900 इसमें आता है, जिसमें एएसओ की पोस्ट है। दीज आर द ऑल्सो वेरी गुड पोस्ट जो ग्रुप बी की पोस्ट में आती हैं। जो एएसओ की पोस्ट है ये आपकी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में है, जिसमें 20 to 30 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आपका आईबी में आता है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें भी 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगला आपका एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की पोस्ट है, ये ग्रुप बी की, जो 20 से 30 ईयर्स जिसमें एज दी है। असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर एएसओ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे रहा है आपको। और असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर जो है आपका रेलवेज के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर एएफएचक्यू ग्रुप बी की पोस्ट है। इन सब में आप देख रहे हैं 20 to 30 इन्होंने कहा है, आपकी एज इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एंड इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन में है, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, सीबीडीटी में आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की ग्रुप सी की पोस्ट इधर आ जाती है, जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। यहाँ से आपको ग्रुप सी की पोस्ट मिल रही है जो सीबीडीटी की है। इसमें भी 30 साल से ज्यादा की आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर ऑफ द सेंट्रल एक्सरसाइज में इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया, जो सेंट्रल एक्सरसाइज में आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट है वह आपकी सीबीआईसी में जारी है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें भी जो आपकी एज है वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपके पास सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट आ जा रही है, जो ग्रुप सी की पोस्ट है। ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये है, 18 से 27 साल इसमें दी गई है। टैक्स असिस्टेंट जो सीबीडीटी में आ रहा है, ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें 18-27 साल दी गई है। टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो में,
एंड ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, 27 साल इसमें एज दी गई है। अपर डिवीजन क्लर्क जो है ये आपका दिस पोस्ट इज ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट। फॉर द हायर फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें देखे जाएंगे जो आपका अपर डिवीजन क्लर्क है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से ये है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इस तरह से अलग अलग पोस्ट इसमें दी गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जिसमें मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन पोस्ट के अलावा हमसे क्या कहा गया है। द कमीशन मेक्स द फाइनल अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट द बेसिस ऑफ द मेरिट, है ना। जो ये मेरिट के हिसाब से ही आपकी पोस्ट की मेरिट बनेगी। और साथ में उन्होंने एक बात और कही है इसमें, वो ये कह रहे हैं कि जो मेरिट बनेगी, लगभग 20,000 वैकेंसीज इन्होंने दी है इसमें, और वैकेंसीज विल बी डिटरमिन्ड ड्यू टू कोर्सेज। Updated vacancies, if any, along with us, the post-wise or category-wise vacancy will be made available on the website. अगर इसके अलावा भी कोई वैकेंसीज होती हैं तो आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप रिजर्वेशन एंड ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक वीकर क्लास यानी ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन एंड द पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कैटेगरी और पोस्ट सर्विसेज whenever applicable the amazable would be determined and communicated by the intended ministry। अगर इस तरह की कोई भी रिजर्वेशन कहीं होगी तो आपको उस मिनिस्ट्री से उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एज लिमिट के बारे में इन्होंने कहा है, मैं थोड़ा सा इस पे आ जाती हूँ कि एज लिमिट के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं। एज लिमिट के बारे में, फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज 18 to 27, द कैंडिडेट मस्ट बी हैव बोर्न द अर्लियर 2/1/95 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004। जो भी 18 से 27 साल की पोस्ट कही गई है, उन्होंने कहा है इसके लिए जो भी व्यक्ति इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 से ज्यादा देर का उसकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज 20 to 30, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर 2/1/1992। वो 2/1/1992 से पहले का पैदा नहीं होना चाहिए और इसके बाद का भी नहीं होना चाहिए 1/1/2002। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एज लिमिट को लेकर के बच्चों को बहुत सारी परेशानियां रहती हैं और फॉर्म भरते समय बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आते हैं कि मैम अब ये दिक्कत आ रही है, अब ये दिक्कत आ रही है। तो मैं नहीं चाहती आप लोगों को ये दिक्कत हो। एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सेशन ऑफ द अपर एज लिमिट इन्होंने कुछ दी है। जैसे इन्होंने कहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉई हैं हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर, उनको अप टू 40 इयर्स एज की इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉय SC ST के अगर हैं तो उन्हें 45 इयर्स का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। तो कहीं कहीं एज रिलैक्सेशन भी है, उसको आपको ध्यान से इस वेबसाइट के थ्रू जाना है और देख लेना है। जो विडोज हैं, डिवोर्सी विमेंस हैं और विमेंस जुडिशरी सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड, है ना, जो इस तरीके की हैं जो सेपरेट रह रही हैं और वो रीमैरिड नहीं, उन्होंने मैरिज नहीं करी है, ऐसे लोगों को 35 इयर्स की एज तक का इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। विडो, डिवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड, SC और ST की हैं तो इन्होंने इसको 40 साल तक का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर द ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट आर रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 years in the case of ex-servicemen, commissioned officers, ECOs and SSCOs who have rendered at least 5 years military services as closing the date receipts the application have been released। ठीक है, आपको ये सारे इसमें मिल रहे हैं कि आपको क्या क्या इसमें करना है, कैसे है, एज रिलैक्सेशन किस तरीके से आ रहा है, प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट, ये से इन्होंने दिया है कि किस तरीके से बनना चाहिए। इसको हम अभी अपनी प्रोसेस में नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो आपको AAO की पोस्ट के लिए चाहिए वो है आपकी बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये होना जरूरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप ऑडिट ऑफिसर हैं तो आप CA हो सकते हैं या CS हो सकते हैं, या कॉमन कॉमर्स में आपने मास्टर्स किया हुआ हो और फाइनेंस मास्टर बिजनेस और इकोनॉमिक्स आपने कहीं से किया हुआ हो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट शेल बी क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट। आपको ये सब ऑडिट्स की जो भी आपकी परीक्षा होगी वो आपको क्लियर करनी होगी। रेगुलर अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट AAO,
ये आपको एओ की स्पेशल उसके लिए आपको दिया जाता है। उसके बाद आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स के लिए अगर आप भर रहे हैं तो वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर जेएसएचओ के लिए आप भर रहे हैं तो बैचलर डिग्री ऑफ एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। आपका 12th जो है वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल से होना चाहिए। बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्टैटिक एज एनी सब्जेक्ट ऑफ एनी डिग्री लेवल, आपने जब डिग्री ली है तो स्टैटिक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑल अदर पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट ये आपके पास होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑल द कैंडिडेट who have appeared in the final year of graduation can also apply। ये समस्या आप लोगों की हल हो गई। जो लोग हमारे ग्रेजुएशन में हैं और आखिरी साल में हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर कट ऑफ डेट 8/10/2022 आपको ये इसमें लगाना होगा। ठीक है, आगे हम इसमें आ रहे हैं कैंडिडेट हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी पेमेंट मस्ट बी एंश्योर that their fee has been deposited with SSC। आप जो फी से एग्जेम्प्टेड नहीं है, जिनको फी माफ नहीं की गई है, उन लोगों को जरूरी होगा कि वो एसएससी के में अपनी फी चली गई है नहीं ये देख लें। इफ द फी इज नॉट रिसीव्ड बाय द एसएससी द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर नॉट शोन इनकम्प्लीट। आपकी फी नहीं जाएगी तब तक आपका स्टेटस इनकम्प्लीट आता रहेगा भैया। This information is printed on the top of the printout online application form. Further, the status of the fee payment can be verified. The payment status link provide the candidate login the screen। आप वहां जाइए और देखिए कि क्या है। And non receipt of the fee will be summarily rejected। ये आपको शो करेगा वहां पे। Fee once paid shall not be refunded under the any circumstance। अगर आपने एक बार फी दे दी है वो आपकी कभी भी एसएससी से रिफंड नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे। Mark scored by the candidate computer-based examination, if conducted in multiple shifts, will be normalized by the using formulas publishing by the commission। जो भी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, डिफरेंट शिफ्ट में होना है, तो वो आपको उस तरीके से दिखाया जाएगा। टेंटेटिव आंसर की कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट, आपको मिल जाएगी। एंड इसके साथ उन्होंने कहा कैंडिडेट मे बी गो थ्रू द आंसर की, सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट ऑफ द पेमेंट 100 रुपीज पर क्वेश्चन। अगर वो चाह रहा है किसी क्वेश्चन में कुछ फेर बदल या कुछ तो 100 रुपए पर क्वेश्चन इसको पड़ जाएगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस ऑफ इज टेंटेटिव। एनी चेंज ऑफ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट। आपको कुछ भी कम्युनिकेट करना है अगर एसएससी को, आप ध्यान रखिएगा आपको बार बार वेबसाइट पे जाना होगा क्योंकि वेबसाइट पे ही वो कम्युनिकेशन आएगा। In the question papers, when wherever the necessary, the metric systems, weights and measurement will be used। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें वही सिस्टम यूज होगा, किसका क्या वेटेज है उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर चेक होगा। There shall be no provision to re-evaluation, कोई भी रीचेकिंग नहीं होगी, कोई भी री-एवेल्यूशन नहीं होगा इस पेपर का। कई बार बच्चे कहते हैं कि रीचेकिंग हो जाए, री-एवेल्यूशन हो जाए, और स्कोर की स्टेज किसी भी टायर में नहीं होगी। ठीक है, अब हम स्कीम लेते हैं टायर 1 की। सॉरी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। एक्चुअली क्या है, मैं टायर 1 का बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रही हूँ। जो मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, टायर 1 में इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 मार्क्स आने वाले हैं, घबराना मत। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से 25 मार्क्स, जो 50 मार्क्स का आप ऑब्टेन करेंगे। फिर जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस से आपके 25 मार्क्स आएंगे जो 50 मार्क्स अटेंड करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके फिर 25 मार्क्स आने हैं जो 50 मार्क्स एप्टीट्यूड गेन करेंगे। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है इससे आपके फिर 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जो 50 मार्क्स करेगा। अगर कुल देखते हैं तो आप 200 मार्क्स आ जाते हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटा 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल टू स्क्राइब द एज पर द पैरा 7.1। ये इन्होंने एसएससी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टायर 1 विल बी कंसिस्ट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, आप सबको पता है ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। द क्वेश्चन विल बी सेट द बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्टेड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर है वो छोड़कर बाकी सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग विल बी अप्लाई 0.50। नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है, यानी आप अगर एक भी गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.50 का उसमें नेगेटिव हो जाएगा। अब हम आते हैं टायर 2 पे। जो टायर 1 क्लियर कर लेगा वो टायर 2 में आएगा, और टायर 2
में जो है वो इस तरीके से आपका दिया जाएगा, जिसमें थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है, मैं इसको वहीं पर अपनी जगह पर ले आती हूँ। जो टायर 2 का पेपर है वो किस तरीके का है, उसका नेचर कैसा है, उस पर बात कर लेते हैं एक बार। टायर 2 में सेक्शंस बांटे हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, और हर सेशन जो है वो 2 घंटे 15 मिनट का है। कितने का? 2 घंटे 15 मिनट का इन्होंने सेशन दिया है। पेपर 1 2 घंटे 15 मिनट इन्होंने दिए हैं। सेशन 1 में, मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज दे रहे हैं, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस दे रहे हैं। ये 30 आपके क्वेश्चन है, जो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 180 नंबर का आपका ये पेपर होगा, जिसमें आपको 1 घंटा इस सेशन के लिए दिया जा रहा है। दूसरा सेशन इसी पेपर 1 में सेक्शन 2 है, जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड है। इसी पेपर में दूसरा सेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड है, एंड जनरल अवेयरनेस का दूसरे आपका पेपर मिल रहा है, जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल क्वेश्चन 70 होंगे, और ये 210 नंबर का क्वेश्चन आपका 210 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। याद रखिएगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका टीयर 2 में आता है। अब हम सेक्शन 3 में आ जाते हैं। सेक्शन 3 जो है आपका 15-20 मिनट का ये आपका टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड आएंगे, जो 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, 15 मिनट का ये आपको दिया जाएगा, जो आपको जल्दी से करना होगा। अब आपका सेशन सेकंड आता है। सेशन फर्स्ट आपका खत्म हो गया, जो आपको 2 घंटे कितने का दिया था उन्होंने, 2 घंटे 15 मिनट का दिया था, ठीक है। अब हम आप इसमें आ जाते हैं सेशन 2, जो पेपर सेकंड है वो आपको आपकी एबिलिटी के साथ उसके हिसाब से देना है, जो आपने पेपर भरा है। जैसे स्टैटिक्स का पेपर है, ये 100 नंबर का है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, एंड 200 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे इसके लिए, ठीक है। एंड पेपर थर्ड जो है जनरल स्टडीज का होगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जिसने जो बड़ा है उसके हिसाब से ये भी 100 नंबर का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द टू सब्सक्राइब एज पर, ये इन्होंने इसके लिए ये पूरा बताया है। टायर 2 will include conducting of paper 1, paper 2 and paper 3। टायर 2 में आपके ये पेपर्स होंगे इन सेपरेट शिफ्ट्स में होंगे। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर द ऑल पोस्ट। पेपर 1 तो टायर 2 में सबको ही देना होगा, और जो पेपर 1 क्लियर कर लेंगे वो पेपर 2 में विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट जीएसओ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम। पेपर 2 वही देंगे जिन्होंने ये वाली पोस्ट भरी भी होगी। पेपर 1 तो सब लोग देंगे, पेपर 2 वही देंगे जिन्होंने जीएसओ और जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड शॉर्ट लिस्टेड टायर 1 में, जो टायर 1 में शॉर्ट लिस्टेड होके आए हैं। तो याद रखिएगा जो टायर 1 से क्लियर होके आएगा वही टायर 2 में आएगा। फिर आता है आपका पेपर 3 विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टायर 1 फॉर पेपर 3 फॉर पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। याद रखिएगा इस चीज को हमें इसी तरीके से करना है कि हम उसको अच्छे से समझ सके। पेपर विल बी इंक्लूड द फॉलोइंग, सॉरी थोड़ा सा फिर से अब चला गया है। एक्चुअली पेपर विल बी इंक्लूड द फॉलोइंग सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल्स, ठीक है। कैसे 2 मॉड्यूल्स में ये आ रहा है इस पे बात करते हैं। सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 में आ रहा है आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज, मॉड्यूल 2 में आ रहा है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, सेक्शन मॉड्यूल 2 में इसमें जनरल अवेयरनेस। यानी चारों आपके वही सब्जेक्ट आ रहे हैं जो पेपर 1 से आप देते हुए आ रहे हैं, मगर इसकी थोड़ी ग्रेडिंग बढ़ जाएगी। सेक्शन 3 में मॉड्यूल में आपका कंप्यूटर नॉलेज आता है, फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और सेकंड में आता है आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, आपके क्लियर करना इस बात पे निर्भर करेगा। पेपर 1 will be concluding the 2 sessions, session 1 and session 2 on the same day. Session 1 will be include to conducting session 1 and session 2 and the module 1. Session 3, session second will be include conducting the module second and section 3rd. तो इस तरीके से आप देखिए, और जो लास्ट में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है वो 15 मिनट्स का होने वाला है, ठीक है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द ऑल कैंडिडेट्स ऑफ हु क्वालिफाइड द सेक्शन पेपर 1। जिन्होंने पेपर 1 क्लियर किया है उन सबके लिए ये मैंडेटरी होगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। टीयर 2 का जो पेपर है इसमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल कंसिस्ट द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सेप्ट द मॉड्यूल 2 section। Paper 1 questions will be set both English and Hindi,
दोनों में मिलेंगे, सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का छोड़कर। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क। अब देखिए आप टीयर 2 में आ गए हैं, अब 0.50 नहीं कट रहा है, 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1, पेपर 1, एंड 0.50 मार्क ऑफ द ईच रॉन्ग क्वेश्चन पेपर 2 एंड पेपर 3। इस तरीके से इन्होंने इसको एसएससी ने डिजाइन कर दिया है। एसएससी कोशिश कर रही है वन पेपर फॉर ऑल की तरफ जाने के लिए, इसलिए पेपरों में थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है कि जो टीयर 1 क्लियर कर रहा है वही टीयर 2 में आ रहा है, और सबके लिए वो नहीं है। जो स्पेशल पोस्ट है उसको सिर्फ स्पेशल लोग ही देंगे जिन्होंने अप्लाई किया है। मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 पेपर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट मैंडेटरी, एंड हाउएवर व्हाइल द शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट द पोस्ट वेयर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड प्रिस्क्राइब्ड assistant section officer, CSS MEA, AFHQ assistant serious fault investigation officer यानी SFIO, and under the ministry of the corporate affairs। ये इस सब के अंदर ये इन्होंने दी है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में ये सारी पोस्ट है। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। एंड मॉड्यूल 2 के सेक्शन 3 में पेपर 3 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। 15 मिनट का ये स्पीड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 2000 शब्दों का आपको एक पैसेज लिखना होगा। 15 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे, एंड ये स्किल टेस्ट आपका होगा जिसके जरिए आपको डाटा एंट्री की पोस्ट के लिए सेलेक्ट और रिजेक्ट किया जाएगा। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ssc.nic.in में जा सकते हैं और वहाँ से आप इसके बारे में सारी वो देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट उस पे, जिसमें पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, जो फिजिकली वीक्ड हैं उनके लिए दिया गया है। अब मैं आपके नेक्स्ट सेक्शन पे आती हूँ कि हमारे कौन कौन से इसमें ये दिए गए हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया गया है, उस पर आना चाहूंगी मैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए टीयर 1 में जो सबसे पहला टीयर है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी। इट वुड बी इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ द वर्बल एंड नॉन वर्बल, दोनों क्वेश्चन इसमें आएंगे। एंड या देख लीजिए इसमें स्पेस विजुअलाइजेशन एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिक्स, रीजनिंग एंड आपका अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, सारा वही सिलेबस है जो सिलेबस आप लोग एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं। सारा वही सिलेबस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान इस सिलेबस पे भी ध्यान देना इसलिए जरूरी होता है, ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल के सिलेबस से कुछ नए आइटम्स इन्होंने इसमें शेयर कर दी हो, तो उस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए। ये सिलेबस इस तरह से इन्होंने रीजनिंग का दिया है। फिर जनरल अवेयरनेस में आप देखिए तो क्वेश्चन कंपोनेंट विल बी एम टू टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, कितनी जनरल अवेयरनेस है और एनवायरमेंट से कितना जुड़ा रहता है ये जानने के लिए देता है। जिसमें आपके करंट अफेयर्स आते हैं, जिसमें आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं इंडिया और रिलेटिंग कंट्रीज से भी आ जाते हैं, नेबरहुड कंट्रीज से रिलेटेड आ जाते हैं, आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन्स एंड जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब कुछ इसमें आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आप देख लीजिए आपका रेशियो एंड आपका प्रिपोर्शन आ जाता है, स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं, एवरेज आ रहा है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आप चाहें तो इसमें पूरी तरीके से आप मार्क्स ले सकते हैं, सारे ही पेपर आपके इसमें ऐसे हैं। अब हम आगे आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में। देखिए क्वेश्चन पार्ट्स ABCD इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा, एंड इंग्लिश से रिलेटेड आपके सारे कॉम्प्रिहेंशन आएंगे और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स भी लिए, इसलिए इस बार की कट ऑफ बहुत अच्छी गई है। टीयर 2 में आपका नंबर सिस्टम, फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मैंसुरेशन आ जा रहा है, टिग्नोमेट्री आ जा रही है, स्टैटिकल एंड प्रोबेबिलिटी आ जा रहा है। थोड़ा सा मैंने आपको जैसे बताया था कि एक लेवल हाई आ जाएगा मॉड्यूल 2 में। इसी तरह रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में हम देखते हैं तो वहां भी एक लेवल हाई आ जा रहा है इसमें। और मॉड्यूल 1 एंड 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में देखें तो यहाँ पर आपकी वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एसोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेस, स्पॉट एरर, सब तरीके की चीजें आ गई हैं। मॉड्यूल 2 में जो पेपर जनरल अवेयरनेस का है वो भी बढ़ गया है आपका टीयर 2 में, जिसमें एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी आपके आ गया है। इसके अलावा द टेस्ट विल बी इंक्लूड द क्वेश्चन पेपर रिलेटिंग द इंडिया एंड नेबरहुड कंट्रीज, ये सब चीजें इसमें आ गई हैं। मॉडल 1 सेक्शन 3 पेपर्स में कंप्यूटर बेसिस जो है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज आपकी देखी जाएगी। और
फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो स्पेशल जो स्टैटिकल दे रहे हैं वही देंगे, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस 120 मार्क्स का। ये स्पेशल जो पार्ट जिन्होंने भरा है उन्हीं का ये आएगा, जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ये सेशन है जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ। देखिए जो हमारा एडमिशन है इसमें मैं वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जितने भी हमारे आईडी प्रूफ हैं वो हमें लेकर के जाने होंगे। और इस पूरी इसमें इन्होंने पूरा बताया है कि कैसे कैसे होगा। अब हम आते हैं लास्ट उस पे अपने मोड ऑफ सिलेक्शन पे, कैसे मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने लिया है। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स टीयर 1 सेक्शन 1, सेक्शन 2 मॉड्यूल 1, सेक्शन पेपर 1 टीयर 2 में, पेपर 2 पेपर 3 टीयर 2 में एग्जामिनेशन आर फॉलोज। जैसे उन्होंने कहा है कि आपको 30% मार्क्स पहले लेने बहुत ज्यादा जरूरी है हर जनरल कैटेगरी के बंदे को, हर सेक्शन में। मतलब अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, अब थोड़ा सा ये चेंज कर दिया इन्होंने, या मैथ्स है या इंग्लिश है या कुछ भी है, हर ईच पेपर में 30% मार्क्स एक बंदे के आने जरूरी हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका 25% मार्क्स से काम चल जाएगा। आप ऑल अदर कैटेगरीज में है तो 20%, जैसे एससी एसटी या फिजिकली वीकर जो हैं, जो फिजिकली पीडब्ल्यू में आते हैं, वो सब जो है 20% मार्क्स से हो जाएगा। तो अब देखिए पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, मोड ऑफ सिलेक्शन बिल्कुल हो गया, और इसी हिसाब से होगा। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड इन द मॉड्यूल सेकेंड जो है, जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट होगा, उसमें भी जो आप एरर कर रहे हैं वो जनरल से 20% एरर की अलाउड है, कोई बात नहीं, हो जाता है। जो आपको 2000 वर्ड्स का आपको पैराग्राफ मिलना है, ओबीसी है तो 25% हो जाएगा, ऑल कैटेगरी को 30% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इसको दिया है। बेस मार्क्स स्कोर जो है टीयर 1 के जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड द कैटेगरी वाइज, अपेयर द टीयर 2, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा वो अब टीयर 2 में आएगा, एंड जो टीयर 2 की कट ऑफ को निकाल के ले जाएगा वो आपका टीयर 3 में आएगा, या आपके स्पेशल एग्जाम्स में जाएगा जो उन्होंने स्पेशल पोस्ट भरी है। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्शन होना है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने इसमें लिया है आपका। इससे ज़्यादा मैं बहुत डराना भी नहीं चाहती हूँ आप लोगों को। मैं चाहती हूँ कि आप पूरे ध्यान से इसकी तैयारी करें, और इस बार के एसएससी के कैंडिडेट्स के लिए अगर आप एग्जाम एक्सपर्ट से इसमें जो है अपना राय लेना चाहते हैं या किसी भी तरीके की हेल्प लेना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नंबर है 8923418188, जहाँ पर आकर आप मुझसे सारी की सारी कोचिंग की और किसी भी तरीके की अगर आप हेल्प चाह रहे हैं कोचिंग से रिलेटेड तो आप वहाँ पा सकते हैं। धन्यवाद।